बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कोर्स में ये थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम CRD डिज़ाइन जो है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि डिज़ाइन होता क्या है। सिंपल तौर पर एक वर्ड है, अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिज़ाइन। अब डिज़ाइन जो है इसको हम कहते होते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज वे होता है एसोसिएशन का बिटवीन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स और ट्रीटमेंट्स। जो हमारी ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं हमारे आउटपुट वेरिएबल्स को, डिपेंडेंट को या यील्ड को। उनके दरमियान ट्रीटमेंट्स और जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं उनके दरमियान जो एक ऑर्गेनाइज एसोसिएशन होती है, वेल ऑर्गेनाइज एसोसिएशन, उसको हम सिंपली एक डिज़ाइन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लिखे हुए हैं और डिफरेंट जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स लिखे हुए हैं। अब एक ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ ये चीज़ें जो है एसोसिएट करके यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक के सामने दूसरी चीज़। जिस तरह यहाँ पर है एक पेनाडोल, डिस्प्रिन है, स्प्रिन है, ये जो है मेडिसिन हैं, ये लिखी हुई हैं। अब इनको जब हम एज ए ट्रीटमेंट इनके बारे में हम डिसीजन लेना चाहें कि इनके क्या आउटपुट हैं इन मेडिसिन का, तो इनके लिए हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे वो हमारे पास पेशेंट्स होंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम ट्रीटमेंट्स तो पेनाडोल, डिस्प्रिन या स्प्रिन को ले रहे हैं और इसके मुकाबले में हमारे पास जो है आउटपुट एक्सपेरिमेंटल जो यूनिट्स हैं वो टीथ हों, हेयर्स हों या स्किन्स हों। इस तरह नहीं पॉसिबल। हमने एक वेल ऑर्गेनाइज एसोसिएशन चीज़ें देखनी है बिटवीन ट्रीटमेंट्स और एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर। अब उसके बाद है ओरिएंट है, हायर है, डायमंड है। ये एक एयर कंडीशंस की कंपनीज़ हैं। इनके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे, वो रूम्स होंगे जिनके अंदर इनको इंस्टॉल किया होगा। उसके बाद जो है कोई कार्स के ब्रांड है, इनके लिए एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, ड्राइवर्स वगैरह, या कोई सर्फ वगैरह है, एरियल है, एक्सेल है, डिटर्जेंट्स, ब्राइट है, इनके लिए एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं, वो क्लॉथ्स होंगे। इस तरह यानी कि हम एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करते हैं कि वो एक बेहतरीन हमें एक एसोसिएशन प्रोवाइड करें बिटवीन ट्रीटमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। जो हमारे पास बेसिक्स एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो CRD डिज़ाइन उनमें आता है। उसके अंदर रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन भी आता है, लेटेंट स्केयर डिज़ाइन भी आता है। इसके अलावा ग्रीको लेटेंट स्केयर डिज़ाइन, उसको भी हम बेसिक्स डिज़ाइन में काउंट करते हैं। ये वाला हमारी जो करंट वीडियो है इसके अंदर हम CRD जो डिज़ाइन है, कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है हम SPSS पर उसके रिजल्ट्स वगैरह को भी कैलकुलेट करके डिस्कस करेंगे। सबसे जो आसान, जो सिंपल डिज़ाइन है और सबसे इजीली जो कि लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं, एक लेबॉर्ट्री लैब स्केल के ऊपर इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन है। एक सिंपलेस्ट टाइप है ऑफ द बेसिक डिज़ाइन इन विच द ट्रीटमेंट्स आर असाइंड टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कम्प्लीटली एट रैंडम। इसके अंदर हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उसको रैंडमली हम, जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट, उनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। रेंडमाइजेशन का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिसकी वजह से इसको कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन कहते हैं। जो CRD डिज़ाइन इसके अलावा होता है, ये किन सिचुएशन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है? इसके लिए दो सिचुएशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक ये है कि जब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हों वो रिलेटिवली होमोजीनियस हों। सिंपल तौर पर हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास एक ही ब्लॉक हो, क्योंकि ब्लॉक क्या होता है, वो होमोजीनियस ग्रुप होता है। जब हमारे पास एक ही ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारे पास सिचुएशंस हों, एक ही ग्रुप के रिलेटेड डाटा हो जिसके ऊपर हमने अपना एक्सपेरिमेंट लगाना हो, तो CRD डिज़ाइन इज़ द मोस्ट सूटेबल डिज़ाइन। और सेकंड है कि जब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है स्मॉल हो या लैब स्केल पर उसको किया जाए, देन जो है CRD डिज़ाइन जो है हमें बेहतरीन रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। CRD डिज़ाइन की जो लेआउट होती है, लेआउट से मुराद यानी कि ये होता है कि हमारी
ट्रीटमेंट्स की प्लेसमेंट क्या है, हम ट्रीटमेंट्स को किस तरह जो है सम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। एक यहाँ पर एग्जांपल है जिसके अंदर जो है 4 ट्रीटमेंट्स अप्लाई किए गए हैं और इनको 3 टाइम जो है रिपीट किया गया है। ए बी सी डी 3 जो हमारे 4 हमारे पास ये ट्रीटमेंट्स थे, इसको हमने रैंडमली इनको 3 टाइम जो है वो रिपीट किया गया है। अब CR डिज़ाइन है, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। फर्स्ट टाइम हमने रिपीट किया तो C A B D ये हमारे पास हमने एक रेप्लिकेट बना ली, उसके बाद C B C A एंड थर्ड टाइम A D D B। हमने रैंडमली ये जो ट्रीटमेंट्स हैं इनको अप्लाई किया है। ये पॉट्स का एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं या सिंपली इसको लेआउट भी कह सकते हैं। हम इस लेआउट के ज़रिए से इस तरह कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके एडवांटेज जो हैं ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये कैलकुलेशंस के हवाले से भी एक सिंपल डिज़ाइन है। इजीली इसको हम लेआउट इसको कर सकते हैं। सिंपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, इसमें कॉम्प्लिकेशन एनालिसिस नहीं है। हाउएवर हम यहाँ पर इसका भी एनालिसिस नहीं करेंगे, हम इसका सारा जो भी काम है वो हम SPSS सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर हम करेंगे। CR डिज़ाइन है, इसके अंदर हम एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, एनी नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास जो है ट्रीटमेंट्स या रेप्लिकेशंस हो सकती हैं तो उससे क्या होगा, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक वैल्यू जो है वो ज़्यादा मिलेगी। जितनी ज़्यादा हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मिलेगी तो हमारे पास एरर और सम ऑफ स्क्वायर जो है वो भी हमारे पास मिनिमाइज हो जाता है। ऑब्वियसली हमारे पास जो सारे डिज़ाइन है इसको हम बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हम एरर्स जो है उसको हम एक्सपेरिमेंटल उसको हम मिनिमाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल के अंदर क्या है, एक एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ 4 चिली वैराइटीज़। 4 चिली वैराइटीज़ थी A B C D। अब इन 4 चिली वैराइटीज़ जो है इनको ग्रीन हाउस के अंदर लगाया गया यूजिंग CRD कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। हमारे पास 20 प्लॉट्स थे। चिली वैराइटीज़ वर असाइन टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स रैंडमली। चिली वैराइटीज़ ये थी, इसको रैंडमली जो है हमने प्लॉट्स के अंदर लगाया। उसके बाद हमें जो हमारे पास आउटपुट टाइम ये फॉलोइंग टेबल्स में उसको आप देख सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं A B C D ये हमारे पास चिली की वैराइटीज़ हैं जिसको हम ट्रीटमेंट्स भी कह सकते हैं। और इनके लिए ये रेप्लिकेट जो है ना 1 है, यानी कि रेप्लिकेशन होता है रेपिटेशन ऑफ बेसिक एक्सपेरिमेंट। एक बेसिक एक्सपेरिमेंट उसकी रेपिटेशन जिसके अंदर हमने हर ट्रीटमेंट को अप्लाई किया था ऑन एक्सपेरिमेंटल यूनिट। बेसिक एक्सपेरिमेंट को सेकंड टाइम भी अप्लाई किया गया, थर्ड टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। इसीलिए यहाँ पर 5 जो है रेप्लिकेशन जो है वो यूज़ हुई हैं। अब इस टेस्ट को हमने चेक करना है कि आया कि 4 वैराइटीज़ जो हैं ये सेम हैं इनकी प्रोडक्शन या नहीं है। इसके लिए हम जो है SPSS के अंदर हम डेटा को पुट करेंगे। ये डेटा मैंने ऑलरेडी पुट किया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि इसको हमने बेसिकली पुट कैसे करना है डेटा को। वेरिएबल व्यू के अंदर हमने जाना है। इसको पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको शुरू से समझा सकूँ कि किस तरह हमने डेटा को ऐड करना होता है। SPSS सॉफ्टवेयर जब हम ऑन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2 विंडोज़ होती हैं। एक होती है डेटा व्यू और एक होती है वेरिएबल व्यू। हम वेरिएबल व्यू के अंदर जाकर यहाँ पर हमने क्लिक करके सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को यहाँ पर ऐड करना होता है। 1 2 3 4 नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल्स, ये सारी उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं आपके वेरिएबल्स की। उसके बाद जो है यहाँ पर डेटा व्यू के जाकर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है VAR वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि हम यहाँ पर वेरिएबल व्यू में ऐड करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है वेरिएबल के नीचे अपना जो आउटपुट हमारे पास डेटा है वो हम ऐड करेंगे। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। यही क्वेश्चन का डेटा हम ऐड करते हैं। एक तरफ हम यहाँ पर पहले हम लिखेंगे ट्रीटमेंट्स और सेकंड पे लिखेंगे यील्ड। फर्स्ट पे है ट्रीटमेंट्स,
ट्रीटमेंट्स लिख के इंटर को प्रेस कीजिएगा। उसके बाद नीचे आ गया यील्ड। ठीक है, अब दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। अगर आप डेटा व्यू के अंदर जाकर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप के ऊपर दो वेरिएबल्स आ गए हैं, ट्रीटमेंट्स एंड यील्ड। अब वापस आएंगे वेरिएबल्स व्यू की तरफ। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट जो है इसको यहाँ पर एक आपको तो यहाँ पर स्पेस के बाद कोई भी वर्ड जो है इस तरह आप नहीं लिख सकते। इस तरह लिखेंगे एरर आएगी। आपने जब भी लिखना है, अगर आपको ज़रूरत है कि आप दो वर्ड लिखें लेकिन तो वहाँ पर स्पेस ना डालिएगा, वहाँ पर सिर्फ ये अंडरस्कोर जो है वो आप पुट कीजिएगा। अब अंडरस्कोर करके मैंने एन लिखा है, इंटर किया, यहाँ पर लिखा गया ट्रीटमेंट्स। अच्छा जी, उसके बाद है टाइप है न्यूमेरिक है। क्या हम जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या किस टाइप के हैं, विड्थ क्या है, डेसिमल क्या है, ये नंबर्स वगैरह ये चीज़ें आपके रिलेटेड नहीं। आपके रिलेटेड यहाँ पर दो चीज़ें हैं ज़्यादातर। यहाँ पर आपने आना है वैल्यूज़ के अंदर। नंबर एक कि ट्रीटमेंट्स के अंदर वैल्यूज़ क्या है, इसके ऊपर पुट करना है, आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू और लेबल। वैल्यूज़ के अंदर आपने पुट करना, हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, A B C D। उसके लिए आप वैल्यूज़ 1 2 3 4 यूज़ कर सकते हैं। 1 वैल्यू फॉर A, लेबल इसको दे दिया गया A ऐड करेंगे। उसके बाद है 2 फॉर B, उसके बाद 3 फॉर C, उसके बाद 4 फॉर D। ओके, यहाँ पर अब हमने लेबलिंग कर ली अपने ट्रीटमेंट्स की। अब वापस आएंगे डेटा व्यू के अंदर, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के बॉक्स में आप लिखेंगे 1, इंटर। अब आप देखें कि आपने 1 लिखा था तो ए आ गया आपका ट्रीटमेंट 1। उसके बाद अगेन अगर आप 2 लिखेंगे तो आ जाएगा बी। इसी तरह C3 लिखेंगे तो ये C आ जाएगा। वापस आते हैं, ये हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इसको हमने नेक्स्ट पे जाना है 60 ये मैयर पे। मैयर में आपने ये वेरिएबल्स की टाइप लिखनी है कि स्केल है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है। अब नॉमिनल वेरिएबल्स, ऑर्डिनल ऑब्वियसली कि आपको पता होगा, बेसिक आपको थोड़ा सा मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि नॉमिनल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का ऑर्डर मौजूद नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ जो है वो दूसरे से बेटर है। और ऑर्डिनल के अंदर ये होता है कि वेरिएबल जो है एक जो है वो दूसरे से बेटर होता है। नॉमिनल और ऑर्डिनल ये क्वालिटेटिव की टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्डिनल में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि डेजिग्नेशंस टीचर्स वगैरह की, कि हम कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बेटर है लेक्चरर से। और नॉमिनल में हम कलर्स वगैरह को भी कह सकते हैं कि कलर्स जो है ब्लैक है, वाइट है, उन दोनों को अंदर कोई भी एक दूसरे से बेटर नहीं है। मेल है, फीमेल है, हम नहीं कह सकते मेल इज़ बेटर देन फीमेल या फीमेल इज़ बेटर देन मेल। अगर हमारे पास जेंडर का डाटा हो तो उसके अंदर हम नॉमिनल यूज़ करेंगे। अगर कोई एजुकेशन का डाटा है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, BSc है, जिसके अंदर कोई ना कोई ऑर्डर मौजूद हो तो वहाँ पर हम ऑर्डिनल लिखेंगे। इसके अलावा अगर पोजीशन के हवाले से बात की जाए ग्रेड्स के अंदर A B C D, तो वहाँ पर भी ऑर्डर मौजूद होता है, तो उस डेटा के लिए भी हम ऑर्डिनल लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो A B C D है वो ट्रीटमेंट्स है, और ट्रीटमेंट्स क्या हैं, 4 वैराइटीज़ ऑफ चीज़। हमें नहीं पता कि कौन सी बेटर है और कौन सी कैसी है, इसलिए यहाँ पर हम नॉमिनल पुट करेंगे। उसके बाद है यील्ड है। यील्ड हमारे पास न्यूमेरिक नंबर है, हमें नंबर्स में इसकी वैल्यूज़ मिली है, तो नंबर्स में इसकी वैल्यू हो, इसलिए यहाँ पर हम स्केल को पुट करेंगे। अब वापस आएंगे यहाँ पर डेटा व्यू की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं और साथ में यील्ड है। हमने ट्रीटमेंट्स और यील्ड की वैल्यू को पुट करना है। मैंने ऑलरेडी जो वैल्यूज़ पुट की थी उसको मैं वापस यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया था, अगर आप चाहें तो ख़ुद भी लिख सकते हैं। जिस तरह वैल्यूज़ है यहाँ पर 2 है, 2 मैंने पुट किया, B आ गया, और इसकी जो भी वैल्यू थी 112 वो हम लिख सकते हैं। यानी कि वापस क्वेश्चन की तरफ आएँ, या A की वैल्यू है यहाँ पर पहली है 16.4, A की सेकंड वैल्यू है 17, A की थर्ड वैल्यू है 15,
ए की फोर्थ वैल्यू है 16.4 और ए की फिफ्थ वैल्यू 15.9। इसी तरह यानी कि मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट किया। ए की यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ थी, इसके लिए फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह बी, सी, डी सब की वैल्यूज़ को पुट किया। टोटल 20 वैल्यूज़ थी यहाँ पर डाटा के अंदर। अब इस डाटा के ऊपर हमने CRD पुट करना है। अब CRD जब पुट करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले हाइपोथेसिस हमें बनाना होगा। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होगा? हाइपोथेसिस होगा कि इन चारों ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, इनका आपस में कोई भी डिफरेंस मौजूद नहीं है। यानी कि हाइपोथेसिस जिस तरह हम मिड से पहले बनाते होते थे, फर्स्ट स्टेप H0 0, उसके बाद कॉमा हम लिखेंगे ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर सेम, यानी कि सारे ट्रीटमेंट्स का मीन जो है वो सेम है, इक्वल है। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि H1 इसके अंदर हम लिखेंगे नॉट ऑल मीन्स आर सेम, कि उनमें सारे जो है सेम नहीं है। इसके बाद जो है सेकंड स्टेप आपको पता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू समटाइम हम डिफरेंट वैल्यूज लिखते हैं 5%, 2%, 1%, वट एवर। मोस्टली जो हमारे पास यूज़ होती है वो 5% होती है। थर्ड स्टेप के अंदर यहाँ पर जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। एफ की वैल्यू, एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, एफ की वैल्यू क्या आती है? एफ की वैल्यू को हमने मैनुअली कैलकुलेट हम कर सकते हैं, दैट इज़ लॉन्ग प्रोसीजर एंड कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। तो हम बजाय के मैनुअली करें, हम सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमें ऑटोमेटिक खुद ही रिजल्ट्स डाटा पुट करने के बाद निकाल के दे देता है, जस्ट फॉलोइंग दी सम लिटिल मेथड्स। क्या करना है हमने? एनालाइज, उसके बाद कंपेयर मीन्स, उसके बाद वन वे अनोवा, इसके ऊपर हमने पुट करना है। इसके ऊपर पुट करने के बाद हमने यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक ब्लॉक ओपन हो गया है। इस ब्लॉक के अंदर लेफ़्ट साइड पर हमने जो वेरिएबल्स ऐड किए हुए हैं ट्रीटमेंट एंड यील्ड ये लिखे हुए हैं, और राइट साइड पर है डिपेंडेंट लिस्ट एंड फैक्टर। अब डिपेंडेंट लिस्ट में हमारे पास है यील्ड। हमारी यील्ड जो है ये ट्रीटमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये ट्रीटमेंट जो है इंटरलेटेड कंपोनेंट जो हैं जिनको हम फैक्टर भी कहते हैं, इसको हमने क्लिक करके राइट साइड पे मूव कर देना। डिपेंडेंट लिस्ट एंड फैक्टर्स। अब यहाँ पर आ जाना कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के अंदर आपने देखना है कोई भी चीज़ आपके रिलेटेड नहीं है, कैंसिल। पोस्ट हॉक, इसके अंदर हमने LSD ये जो टेस्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्या होगा कि LSD से हमें ये टेस्ट हमें बताता है कि हाँ, ये हमें कंपैरिजन करके बताएगा A का B के साथ, B ट्रीटमेंट का C के साथ, B और या C का D के साथ, हर ट्रीटमेंट का दूसरे के साथ, A का पहले B, A का C, A का D, हर किसी के साथ ये कंपैरिजन हमें करके बताएगा अगर हमारे पास हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा हो कि ऑल ट्रीटमेंट्स आर नॉट सेम। जब हमारे पास हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए फिर हमें LSD की ज़रूरत पड़ती है। LSD हमें ये बताता है कि कौन से दो ऐसे डिज़ाइन हैं, ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपस में जिनका मीन्स इक्वल नहीं है। इस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू, और उसके बाद ऑप्शंस के अंदर हमने एक मीन्स प्लॉट और एक डिस्क्रिप्टिव, इन दोनों के ऊपर क्लिक करना है ताकि हमें फर्दर अपने डेटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद कंटिन्यू एंड ओके। अच्छा, ये हमारे पास आउटपुट है अपने क्वेश्चन की चिली वैराइटीज़ के। फर्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पर डेटा के बारे में डिस्क्रिप्टिव्स जो है वो बयान की गई हैं। अब डिस्क्रिप्टिव्स क्या होती हैं? यानी कि डेटा को डिस्क्राइब करना। बेसिक्स जो होती है जिसको हम कहते हैं मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह एट्सेट्रा, वो वाली चीज़ें इनको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं कि एक डेटा जो है वो बयान क्या कर रहा है। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें यील्ड की वैराइटीज़ हैं, उनके ऊपर यील्ड का जो डाटा था उसके अंदर जो ट्रीटमेंट्स थे A, B, C, D थे।
अब इसके आगे है 5 यानी कि 5 टाइम जो है इनको अप्लाई किया गया था, 5 टाइम जो है रिपीट हुए, टोटल थे ये 20। साथ में है मीन, यानी कि ए की जो वैराइटीज़ थी उसका मीन आया 16.12, बी वैराइटीज़ का आया 13.11, इसी तरह सी और डी की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और साथ में है इनकी स्टैंडर्डाइजेशन की वैल्यूज़ के, इन वैल्यूज़ के दरमियान में डिफरेंस कितना आया ऑन द एवरेज फ्रॉम मीन वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू से इनका आपस में कितना डिफरेंस आया। ए का जो डिफरेंस था वो 0.73, बी सी इसी तरह डी क्या यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और यहाँ पर है नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन, यानी कि जो ए की वैराइटीज़ है इसके लिए लोअर एंड अपर वैल्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल वो यहाँ पर लिखी हुई है 95%। इसी तरह बी सी और डी इनकी 95% जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। यानी कि ए की जो मिनिमम वैल्यू है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ, एवरेज वैल्यू 15.20 प्रोडक्शन है, और ए की प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम है 17.03 अपर वैल्यूज़ की। इसी तरह बी की वैल्यू सी की और डी की है 12.81 एंड 13.10। 12.81 मिनिमम वैल्यू या लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू है 13.10। इनकी वैल्यूज़ के अंदर जो मिनिमम वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक ट्रीटमेंट्स के अंदर जो मिनिमम प्रोडक्शन आई थी वो 15 और मैक्सिमम आई थी 17। इसी तरह बी सी और बाकियों का भी डाटा लिखा हुआ है। हमारा जो यहाँ पर मेन टेबल है, मेन कहाँ है, वो है एनोवा टेबल। एनोवा टेबल ये आपके कह लें फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव्स है ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ क्या क्या डिफ़ाइन कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर एनोवा के अंदर भी जो वेरिएशंस आ रही है, चीज़ें जो आ रही, इनको टेस्टिंग जो है वो एनोवा के अंदर की गई है। ट्रीटमेंट्स के अंदर जो वेरिएशन आ रही है, एक तो है बिटवीन ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स ए बी सी, इनकी ये जो ग्रुप्स हैं इनके दरमियान जो वेरिएशन आई है उसका सम ऑफ स्क्वायर वैल्यू आई 32.04 और विद इन ग्रुप्स की वैल्यू 5.6 और टोटल वेरिएशन जो आई है वो 37.64 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम है बिटवीन ग्रुप्स की 3। अब ये किस तरह आती है बिटवीन ग्रुप्स, यानी कि टोटल हमारे पास ग्रुप्स कितने थे। अब टोटल थे यानी कि जो ट्रीटमेंट्स थे वो थे हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स के 4 - 1 ये आ गया 3 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये इस तरह कैलकुलेट होती है। अब पेपर में आपको क्वेश्चन जो आ सकता है वो ऐसे भी हो सकता है कि आपको ये 3 वैल्यूज जस्ट डिफाइन हो, ये 3 वैल्यूज डिफाइन हो, साथ में आपको क्वेश्चन दिया जाए डेटा, और ये क्वेश्चन है इसके साथ समझ लें कि आपको ये एनोवा टेबल दिया गया। अब इससे आपने ये बाकी सारी वैल्यूज़ को फिल आउट करना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्वियसली ट्रीटमेंट -1, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1, 4 - 1 ये आ गया 3, और टोटल जो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये टोटल वैल्यूज़ -1 होता है। यानी कि हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं यहाँ पर 20, ये 20 लिखा हुआ है, या हमारे क्वेश्चन के अंदर भी 20 वैल्यूज़ हैं टोटल, यानी कि ये वाली सारी वैल्यूज़ इसके अंदर 20 हैं। 20 - 1 आंसर आएगा 19। उसके बाद आ गया कि 3 मिल गया, 19 मिल गया। 19 में से 3 निकालें तो हमें विद इन ग्रुप्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मिल जाएगा 16। उसके बाद है मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलती है सम ऑफ स्क्वायर इसको डिवाइड करने से डिग्री ऑफ फ्रीडम से। 32 डिवाइड बाय 3 करेंगे आंसर आएगा 10.68। इसी तरह 5.6 को डिवाइड करेंगे जब 16 से तो आंसर आएगा 0.35। अब उसके बाद है एफ वैल्यू। ये एफ वैल्यू मेन वैल्यू है जो हमने बात की थी यहाँ पर कि टेस्ट स्टैटिस्टिक एफ की वैल्यू हमें चाहिए होती, वो वैल्यू ये वैल्यू है जो यहाँ पर नोवा टेबल में गिवन है, दैट इज़ 30.52। इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे 30.52। ये हमारे पास एफ की वैल्यू यानी कि टेस्ट स्टैटिक जो कि थर्ड स्टेप होता है उसकी वैल्यू। उसके बाद आ जाता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप के अंदर हम क्रिटिकल वैल्यू लिखते थे। अब क्रिटिकल वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास है सिग्निफिकेंट, ये जो वैल्यू है SIG, इसको सिग्निफिकेंट वैल्यू में कहते हैं 0 पॉइंट, ये है 000। सिग्निफिकेंट वैल्यू इज़ जिसको हम P वैल्यू भी कहते हैं इज इक्वल टू 0.00। अच्छा, ये जो P वैल्यू है इसको प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी कहते हैं।
इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे मैनुअली, उसके अंदर हम टेबल से वैल्यू लिखते थे और टेबल से वैल्यू लेने के बाद उसको क्रिटिकल वैल्यू कहते थे और उसके क्राइटेरिया के हिसाब से या तो एक्सेप्ट कर रहे थे या फिर रिजेक्ट कर रहे थे अपने नल हाइपोथेसिस को। अब यहाँ पर जो है इसको बोल के स्टेप्स के साथ मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना रहे स्टूडेंट्स को। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, उसके बाद थर्ड स्टेप एंड ये फोर्थ स्टेप जिसके अंदर क्रिटिकल वैल्यू हमने डिफाइन की। अब उसके बाद आ गया फिफ्थ स्टेप जिसके अंदर हमारा रिजेक्शन रीजन है कि हम किस क्राइटेरिया के तहत अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर रिजेक्शन रीजन हमारा होता है रिजेक्ट H0 इफ P वैल्यू इज लेस देन अल्फा। अगर हमारी P वैल्यू जो है अल्फा से लेस हो देन हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर अल्फा से मुराद हमारा सेकंड स्टेप में ये जो एरर आ रही है 5%, अगर P वैल्यू से लेस है देन हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे कि हमारे तमाम ट्रीटमेंट्स के जो मीन है वो इक्वल नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारी जो P वैल्यू है वो 0 है जो कि लेस है देन अल्फा। अल्फा की वैल्यू यानी परसेंटेज मूव करेंगे तो आएगी 0.05। P वैल्यू हमारी वाकई अल्फा से लेस हो तो क्या करेंगे, हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। 6 स्टेप के अंदर हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन लिखेंगे सिंस P वैल्यू इज लेस देन अल्फा सो वी रिजेक्ट H0 and conclude that all the means are not equal। कि तमाम मीन जो हैं ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट इक्वल। ऑल द ट्रीटमेंट मीन्स आप लिख लें बेटर टू से कि तमाम ट्रीटमेंट मीन्स जो हैं वो आपस में इक्वल नहीं है। अब वापस आते हैं एक दफ़ा ये सिग्निफिकेंट वैल्यू इसके इसका मतलब है कि हमारे पास जो चार चीज़ें, चार हमारे ट्रीटमेंट्स हैं उनके अंदर कोई ऐसा एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं जो कि बाकियों से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर एक मैंने मीन्स प्लॉट बनाया, यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी ट्रीटमेंट्स की उनका जो है मीन का एक प्लॉट बनाया। अब यानी कि ए का मीन की वैल्यू थी 16 पॉइंट समथिंग, बी की थी 13 पॉइंट समथिंग, इसी तरह सी की थी 14 पॉइंट समथिंग और डी की वैल्यू थी 13 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 13। ये वैल्यू हम ऊपर हमारी जो डिस्क्रिप्टिव है वहाँ से भी हम देख सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पर डी की वैल्यू 12.9 से ऑलमोस्ट 13, ये वाली वैल्यू, इसको प्लॉट किया था, इसको मीन्स प्लॉट कहते हैं। अब मीन्स प्लॉट से हम देख सकते हैं कि सारे मीन्स आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल तब हम कंसीडर करते हैं कि ये सारे डॉट्स आपस में करीब करीब होते। एक ये जो डॉट है ये बाकी सबसे बहुत मुख्तलिफ है, ये इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है बाकियों से। तो हम ग्राफिकली एक इमेज से देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो ए है ट्रीटमेंट है इसके रिजल्ट्स बेटर हैं देन अदर्स। बाकियों से इसके रिजल्ट जो हैं वो सिग्निफिकेंटली जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि LSD एक टेस्ट है जिससे हम उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है बाकियों से मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर जो है पोस्ट हॉक टेस्ट के अंदर मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट यानी कि LSD टेस्ट जो है वो यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ डिफ़ाइन की गई हैं। यहाँ पर है फर्स्ट पे है ट्रीटमेंट ए। अब ए का जो है कंपैरिजन किया गया या हाइपोथेसिस इसका बनाया गया विद बी के साथ, ए का फिर सी के साथ, ए का फिर डी के साथ, हर किसी के साथ अलग अलग इसका हाइपोथेसिस बनाया गया, चेक किया गया कि आपस में इक्वल हैं कि नहीं। यानी कि पहले हमने कहा कि जी नल हाइपोथेसिस में ए इज़ इक्वल टू बी और अल्टरनेटिव इसका बनेगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए ट्रीटमेंट का मीन और बी का मीन आपस में इक्वल है, एंड अल्टरनेटिव में कि दोनों का मीन आपस में इक्वल नहीं है। उसके बाद ए का मीन इक्वल है देन सी के,
और ए का अल्टरनेट में हम लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू सी, और इसी तरह थर्ड ए इज़ इक्वल टू डी और ए इज़ नॉट इक्वल टू डी। अब इसके लिए जो हमारे पास पी वैल्यूज़ आ रही हैं, प्रोसीजर बाकी सारा सेम है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड में अल्फ़ा 5%, थर्ड में टेस्ट स्टैटिस्टिक, सिग्निफिकेंट वैल्यू सबकी ज़ीरो आ रही है। इसका मतलब है सबके अंदर हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट हो रहा है मतलब एज का जो मीन है वो बाकी किसी के भी इक्वल नहीं, और यही चीज़ जो है हमारे पास यहाँ पर ग्राफ के अंदर शो हो रही है कि ए का जो मीन है, ट्रीटमेंट ए का, वो बाकियों से डिफरेंट है। इसी तरह जब हम बी का मीन हम ले रहे हैं विद ए, ये ऑलरेडी भी हमने चेक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है ये हर किसी का अलग अलग दोबारा चेक कर रहा है। बी का ए के साथ, बी का सी, बी का डी, इसी तरह सी का ए, सी का बी, सी का डी। बी और ए के आपस में इसके अंदर भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, इसमें भी रिजेक्ट हो रहा है, और बी और डी इसके अंदर हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होगा। इसकी वैल्यू जो है 0.694 आ रही है, यानी कि पी की वैल्यू अल्फ़ा से लेस नहीं है। पी की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 0.69 और अल्फ़ा की वैल्यू 0.05। यहाँ पर हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, हम कहेंगे कि B इज़ इक्वल टू डी, यानी कंक्लूजन में हम इसका पूरा प्रोसीजर लिखने के बाद कहेंगे कि B का मीन जो है वो D के इक्वल है। अगर आप यहाँ से भी देखें तो ऑलमोस्ट दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, ये इक्वल आ रही हैं। यहाँ पर आपने इस हिसाब से देखना है। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 13 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर वैल्यू इसकी आई थी 13.11 और डी की वैल्यू आई थी 12.96। ये ऑलमोस्ट इक्वल, जिसकी वजह से इसको हम स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं कहते, कि ऑलमोस्ट ये इक्वल वैल्यूज़ हैं। इसी तरह थर्ड के अंदर भी तीनों हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहे हैं, सी का मीन किसी के इक्वल नहीं है बाकियों के, और इसी तरह डी ए ये इक्वल नहीं है, डी बी अगेन वही वैल्यू है, क्योंकि ऑलरेडी हम कंपैरिजन कर चुके हैं, ये आपस में इक्वल है, जबकि बाकी डी और सी ये भी आपस में इक्वल नहीं है। ये है SPSS, इसकी आउटपुट। इसको आपने इस तरह डिफाइन करना है। एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके यहाँ पर दिखा दी है, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह इसका क्वेश्चन आ सकता है।